तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। वापस से हम आ चुके हैं लेके आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्लास 10th आईसीएससी का वीडियो। इसके बाद बच्चों सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि कार्बोनेट्स कंपाउंड के फॉर्म में सीबीएसई में भी है, तो दोनों में ही साथ में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। इस चैनल पे जुड़े रहिएगा क्योंकि अब बहुत ही कुछ आने वाला है। जनवरी से लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम बताएंगे वही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी बच्चों की सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट या मास होता है 98 ग्राम या फिर AMU। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल या ऑयल विट्रियोल या विट्रियोल ऑयल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। जो ग्रीन विट्रियोल है FeSO4.7H2O, ये ग्रीन कलर का होता है, इसका कॉमन नेम था ग्रीन विट्रियोल। जब इसे हीट किया गया, डिकम्पोज हुआ तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था। तो क्योंकि ये ग्रीन विट्रियोल से ऑब्टेन हुआ इसीलिए इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा गया। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बन जाता है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि डैश इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ही बच्चों ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अब आता है कि ये अकर कैसे करता है, कैसे पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, मतलब नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है मेटालिक सल्फेट की तरह, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ये आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों 3 ही है। ठीक है, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहला आपने नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग नेचर में पढ़ रखा था, आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है। आपको यहाँ पे वीडियो के एंड में कार्ड दिखेगा कॉर्नर में, वहां पे आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये आपने पढ़ रखा था ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फर में। तो सल्फर को जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और एक रेडिश ब्राउन गैस देता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये गैसेस के कलर, गैसेस के अकरेंस और उनका आइडेंटिफिकेशन बच्चों जरूर याद करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब लॉन्ग आंसर आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए बच्चों कभी भी अगर कोई चीज एक्वस दे देता है तो इसका मतलब होता है वाटर के साथ। जब एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्लोरीन से पास कराते हैं ना, तब भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। तीसरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। बच्चों देखिए जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, कई सारे बच्चे याद ही नहीं करेंगे कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, और फिर एग्जाम के वक्त उनको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे यार ये तो हम पढ़े नहीं, ये तो बताया नहीं गया, आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SO2Cl2। जब इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं हम तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और HCl देता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिएक्शन लिखते हैं ऑलवेज राइट, ये थोड़ा सा काम करना रुक जाता है कभी कभी बच्चों, ऑलवेज राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑलवेज राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। जब भी इक्वेशन लिखिए वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो आप इक्वेशन सही भी लिखेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में ही याद करिएगा। ठीक है, अभी हम एक लाइव सेशन करेंगे जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा। चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट, बोथ फॉर आईसीएससी एंड सीबीएसई क्लास 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताएंगे और वही रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे, उसके बाहर से नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आइए अब मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। हर एसिड या बेस का मैन्युफैक्चर जो होता है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो सकता है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन आता ही है, फंसता ही है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की हिस्ट्री बहुत बड़ी आ रही है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है बच्चों। सबसे पहला इसमें होता है कन्वर्जन चेंबर। कन्वर्जन चेंबर में हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, और 2 तरीके से करते हैं। या तो फ्री सल्फर से रिएक्ट करके हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, या तो फेरस सल्फाइड से रिएक्ट करवा के हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ हम दोनों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और हमारा मेन प्रोडक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम फिर कॉन्टैक्ट टावर में भेजते हैं,
कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और हीट बनाता है। अब देखिए यहाँ याद क्या करना है, यहाँ आपको याद करना है बच्चों की कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है। कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है यहाँ पे वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर यूज किया जा रहा है वो 1 से 2 ATM यूज किया जा रहा है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है नेचर में और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देता है, भूलिएगा नहीं, इसको याद ही करना है। कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, जैसे ही कॉन्टैक्ट टावर में हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है हम उसको भेज देते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जैसे ही सल्फ्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो बना देता है ओलियम H2S2O7। ये जो ओलियम सल्फ्रिक एसिड होता है ये 98% कंसंट्रेटेड होता है सिर्फ। जैसे ही ओलियम बनेगा उसको हम डाइल्यूशन टैंक में भेजेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो सल्फ्रिक एसिड बना देगा जो कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि इसकी इम्प्योरिटीज क्या है और उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं। तो इसमें जो इम्प्योरिटी होता है बच्चों वो होता है पायराइट डस्ट या फिर आर्सेनिक ऑक्साइड। अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो जो कैटलिस्ट हमारा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वो पॉइजन हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अच्छे से काम नहीं करेगा। और इसको साफ कैसे करते हैं, तो जो दोनों टावर्स थे उनकी डस्टिंग और स्क्रबिंग जब आप करेंगे तो ये साफ हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं हम डायग्राम से कि आखिर कैसे होता है। देखिए यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में बना के दे देता है कि किस चीज का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है, कितने टावर्स हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बच्चों 4 टावर की बात हुई थी, देखिए डस्ट और पायराइड बर्नर है जो इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं, ये ड्राइंग टावर है, ये अमोनियम बर्नर है, कॉन्टैक्ट चैम्बर है, ये एब्जॉर्प्शन टावर है। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड बनेगा। तो इस डायग्राम को भूलिएगा नहीं, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चारों चेंबर दिख रहे होंगे, ओलियम यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है, ये एब्जॉर्प्शन टावर आपको दिख रहा है। तो ये डायग्राम आता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अरे डायग्राम क्या ही याद करे, कौन सा बनाने को दे देगा, पर ये बना हुआ आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, सल्फ्रिक एसिड एज डाइल्यूट अलग देता है और एज कंसंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड अलग देता है। डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड की तरह तो नॉर्मल एसिड की तरह बिहेव करता है, बट जैसे उसे हम कंसंट्रेट करते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करने लगता है। तो आइए पहले बात करते हैं डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड की। तो डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड नॉर्मल मेटल की तरह जो एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड भी वही करता है। और हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। जैसे ही मैग्नीशियम को, मेटल ही है, एक सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस दे देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है। कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर आखिर रिएक्शन लिखे कैसे, समझे में नहीं आता है। तो उसके लिए बच्चों आपको एक मेन प्रोडक्ट तो याद करना ही पड़ेगा। आइए हमें एग्जाम्पल नीचे भी दिया है, यहाँ भी दे दिया है। जैसे हमें क्या पता है कि कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दिया। तो इसमें से अगर हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो बचा क्या, SO4 बचा। क्या बचा, सॉरी, हमारा बचा SO4 और यहाँ मैग्नीशियम बचा, हमने MgSO4 यहाँ पे लिख दिया और हमारा पूरा प्रोडक्ट पता चल गया कि क्या बन रहा है। वैसे ही अगर हम किसी भी एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो फिक्स देने ही वाला है, उसके साथ सॉल्ट भी देगा। तो आइए देखते हैं, हमने क्या किया, हमने सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया सल्फ्रिक एसिड से। हमें क्या पता था, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, जिसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो हमें क्या पता था, CO2 निकलेगा और H2O तो निकलेगा। तो इसमें से हमने CO2 माइनस किया और यहां से O नहीं, O बल्कि यहीं से माइनस किया, तो पूरा CO3 गायब हो गया और यहां क्या बच गया, Na2 बचा और यहां क्या बचा, SO4 बचा। तो देखिए हमने Na2SO4 बना दिया। इसी तरीके से आपको रिएक्शंस बच्चों लिखने होते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो कोई भी एसिड अगर मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो H2S गैस देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका टेस्ट क्या है, स्मेल्स लाइक अ रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह महकता है भाई साहब। तो Na2S को जैसे हमने सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट किया, हमें क्या पता था, H2S तो देगा ही, यहां से हमने H2 माइनस किया, बचा हमारा SO4, यहां से हमने S माइनस किया, बचा हमारा Na2। देखिए Na2SO4 आ गया,
और इसी तरीके से आप रिएक्शन भी लिखेंगे। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसकी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत बढ़िया होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत बढ़िया होता है। तो एज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट से जब रिएक्ट करता है तो HCl और HNO3 बना देता है, उसके साथ सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बनाता है। ये दोनों रिएक्शंस बच्चों आपने पढ़ रखे हैं, ये HCl के प्रिपरेशन में आपने पढ़ा था और ये नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में आपने पढ़ा था। तो अगर वहां पे कुछ रिएक्शंस याद किए हैं तो आगे काम आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा हम बात करें इसकी एज एन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो जैसे ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की बात करते हैं, कॉपर और कार्बन से रिएक्ट करता है, ये तुरंत ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना के दे देता है, बाकी किसी मेटल से नहीं, सिर्फ कॉपर से। कॉपर में कुछ स्पेशलिटी है, आप आगे बढ़ेंगे 11th में तो आपको ये बात बताई जाएगी। तो कॉपर और कार्बन से जैसे ही रिएक्ट करेगा उनके ऑक्साइड बना के दे देगा और कॉपर का सल्फेट दे देगा। अब आता है एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो पहले हम जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता क्या है आखिर। देखिए बच्चों, दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है ड्राइंग एजेंट सुखाने वाला और एक होता है डिहाइड्रेटिंग वाटर निकालने वाला। तो ड्राइंग एजेंट वहां से वाटर निकालेगा जहां पे वो अपने ओरिजिनल H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है FeSO4.7H2O, तो यहां से जो पानी निकालेगा उसको हम कहेंगे ड्राइंग एजेंट। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ एल्कोहल ही लिया है, ये आपको अभी ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। यहां से अगर वाटर निकलेगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो है नहीं, दोनों को कंबाइन करेंगे तब बनेगा H2O। तो जब ऐसे कंपाउंड हो और यहां से कोई वाटर निकाले तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल से जैसे ही हमने कॉन्क H2SO4 को रिएक्ट कराया, ये इथीन बना दिया जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अभी आपको पढ़ा दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल बच्चों। और वैसे ही अगर ये ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो ये कोक या फिर उसको चारकोल कहते हैं, वो दे देगा आपको, ठीक है, बिना किसी कष्ट परेशानी के। रियली सॉरी फॉर दिस। चलिए अब लास्ट आता है यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके तीन मेन यूजेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन में यूज होता है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के यूज होता है, बट इसका प्रोसेस फिक्स है, लीचिंग, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आपने मेटलर्जी में पढ़ रखा है। और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है क्या क्या बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, एक्सप्लोसिव्स बम बनाने के काम आता है, TNT और पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोटोलुइन और पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों आपका चैप्टर सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद ऑर्गेनिक बचेगा और एक छोटा चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले चैप्टर में, आपको सैंपल पेपर के वक्त आपको करवाया जाएगा। तो इसके जस्ट बाद अगला वीडियो वो आ जाएगा, संडे तक वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एम करते हैं इस बार 15 लाइक्स, तो 15 लाइक्स नीचे अगर आप दे देंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा, और एटलीस्ट 100 व्यूज। जी हाँ, हम आपसे कह रहे हैं 100 व्यूज, 15 लाइक्स हम मांग रहे हैं, बच्चों से शेयर करेंगे, उनका भी फायदा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, बाय बाय।